हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली 12th क्लास है हमारी। ज्योग्राफी हम लोग आपका देख रहे हैं और हम लोग देख रहे थे बेसिकली आपका थर्ड और फोर्थ जो एक्टिविटीज हैं उन पर हम लोग बात कर रहे थे। तो कल हमने तृतीयक और चतुर्थ की जो आपकी क्रियाकलाप है उनको समझा। तृतीयक क्षेत्र के क्रियाकलाप को आपका समझने पर जोर दिया, आखिरकार क्या होती है तृतीयक क्षेत्र की क्रियाकलाप। फिर उसके बाद हमने देखा व्यापार और वाणिज्य के विषय में हमने पढ़ा क्या है। ग्रामीण विपणन को हमने जानने का प्रयास किया। ग्रामीण विपणन के बाद आप ग्रामीण क्षेत्र में आवधिक बाजार कैसे लगते हैं उसको पढ़ा। नगरीय बाजार केंद्र क्या है उनको हमने पढ़ा। फुटकर विक्रेता क्या है उनको हमने पढ़ा। तो अभी जितना हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं, अगर कोई भी डाउट कोई क्वेरी अगर है किसी बच्चे की, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को, अपने डाउट को आप मुझ तक भेज सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। चलिए, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो बताइए। नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इस टॉपिक में आगे बढ़ जाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार थोक व्यापार क्या होता है। देखिए, खुदरा यानी कि रिटेल, थोक मतलब होलसेल वाला जो होता है। और मैं आपको बता चुका हूँ खुदरा व्यापारी कौन होते हैं या मार्केट कैसी होती है। जो आपके जो आप देखते हैं जो शॉप होती है, जो शॉपकीपर है, जो शॉप जहां पर आपको सामान मिलता है दैनिक उपयोग की चीजों के लिए, आप जिसे जनरल स्टोर या आप किराना कहते हैं, उसी को बोलते हैं। अब बात कर रहे हैं थोक की। थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलियों, सौदागर और पूर्ति घरों द्वारा होता है। अब देखिए, आप अगर कोई दुकान है या कोई चीज है थोक व्यापार, तो उसमें बहुत सारे आपको बिचौलियों को आपको देखने के लिए मिलेगा, ना कि फुटकर भंडार द्वारा। श्रृंखला भंडार सहित बड़े भंडार भी निर्माताओं में सीधे खरीद सकते हैं। फिर भी बहुसंख्यक फुटकर भंडार बिचौलिया स्रोत से पूर्ण लेते हैं। थोक विक्रेता फुटकर भंडार में उधार देते हैं। यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक वित्तीय पूंजी पर ही अपने कार्य का संचालन करते हैं। क्या करते हैं? अपने कार्यों का जो है संचालन वो लोग आपका करते हैं। तो बेसिकली थोक विक्रेता में क्या है, बहुत सारे बिचौलिए हैं, उनकी एक फूड चेन है। ये आपके फुटकर नहीं होता है, यानी कि ये एक दो चीजें करके नहीं बेचते, ये आपकी पूरी एक लार्ज क्वांटिटी में क्या करें, बड़े भंडार निर्माताओं में सीधे खरीदते हैं। मान लीजिए इनसे अगर आप लोग सीधा खरीदने जाए शायद आपको सामान ना दे, लेकिन अगर कोई शॉपकीपर इनके पास आएगा, क्योंकि ये जो अपना सामान है एक बल्क क्वालिटी में, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में आपका सामान देते हैं। तो ये कैसे हैं, ये जो आपके फुटकर विक्रेता है उनसे अलग है। ठीक। और कह रहे हैं कि थोक विक्रेता अपने फुटकर भंडारों को उधार भी देते हैं, और ये होलसेल वाले दुकान वालों को क्या देते हैं, उधार भी देते हैं कि आप सामान ले जा लीजिए, बिक जाएगा तो आप पैसे को वापस कर देना। ठीक। इस तरीके से भी इनका जो है भंडारण वगैरह ये आपस से चीजें चलती रहती है। अब कह रहा है परिवहन। परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है जिसमें व्यक्तियों, निर्माता माल तथा संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका परिवहन। ये आपका ध्यान रखिए, तृतीयक सेवा में एक अहम स्थान रखता है ट्रांसपोर्ट। चाहे आपका प्राइमरी एक्टिविटी में भी इसका योगदान है, सेकेंडरी एक्टिविटी में भी योगदान है, और टर्सरी में तो इसका काम ही है। लेकिन आप इनको देखेंगे तो इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान आपको आपको इसमें दिखाई देगा, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए, अपनी यात्रा को करने के लिए आपको परिवहन की आवश्यकता होती है। आप ट्रेन से, बस से, कार से, बाइक से, एयरप्लेन से, जहाज से, किसी न किसी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं। कह रहे परिवहन एक ऐसी सेवा एवं सुविधा है जिसमें व्यक्ति विनिर्मित माल तथा संपत्ति को भौतिक रूप से एक एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपका ले जाते हैं। यह मनुष्य की गतिशीलता, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु निर्माता एवं गठित उद्योग है। कैसे हैं? मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने और उनको संगठित उद्योग है। आधुनिक समाज
वस्तु के उत्पादन, वितरण और उपभोग में सहायता देने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन चाहता है। कह रहे हैं आपको सहायता करनी है तो तीव्र और सक्षम जो आपका परिवहन है उसी में इन सबको जोड़ा जाएगा। जटिल व्यवस्था में, प्रत्येक अवस्था में परिवहन द्वारा क्या होता है, पदार्थ की मूल जो है अत्यधिक बढ़ जाता है। तो मूल्य कैसा है आपका, बढ़ जाता है। आप किसी चीज को, मान लीजिए कोई चीज आपका 100 रुपए की थी, 100 रुपए की थी ए स्थान पर, अब इसको ए से बी स्थान पहुंचाने पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 110 रुपए। क्यों हो गई, क्योंकि 10 रुपए इसका क्या लगा है, आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज है। क्या है, ट्रांसपोर्ट चार्ज। क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में आपको 10 रुपए का आपको परिवहन आपको मापना पड़ेगा। क्या कह रहे, परिवहन दूरी को आपका किलोमीटर दूरी अथवा मार्ग लंबाई की वास्तविक दूरी, समय दूरी अथवा एक मार्ग पर यात्रा करने में लगने वाले समय और लागत दूरी को मार्ग यात्रा के खर्चे के रूप में मापा जाता है। कैसे मापते हैं, आपको एक स्थान से दूसरे सामान भेजना है, आप उसको किलोमीटर में मापते हैं। यानी कि 100 किलोमीटर है तो एक चाय ले लिया, दूरी कितनी लग रही है, दूरी के साथ समय कितना लग रहा है और उसमें लागत कितनी आ रही है, डिस्टेंस कितनी, इन चीजों को। मान लीजिए आपको कोई खड़ी चढ़ाई पर ले जाना है पहाड़, डिस्टेंस तो है 2 आपके 10 किलोमीटर, लेकिन उस पर लागत ज्यादा आ रही है क्योंकि तेल बहुत ज्यादा फ्यूल खा रही है गाड़ी, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्लियर है, रिस्की भी है। दूसरा, जाना 50 किलोमीटर है लेकिन जाम लगता है, बहुत ट्रैफिक है, रोड टूटी हुई है, तो ऐसी जगह क्या हो गया कि काम था 2 घंटे का लेकिन लग रहे हैं आपके 10 घंटे। तो हर चीज को वेरी किया जाता है, दूरी को, समय को, लागत को, इन सब के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, तो जो मार्ग है उसके जो खर्चा है उस खर्चे के रूप में हम लोग इनको व्यक्त करते हैं या इसको मापते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, तभी हमें ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देती है। अब कह रहे हैं चयन के समय अथवा लागत के संदर्भ में एक निर्णायक कारक है, मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली समकाल रेखा खींची जाती है। क्या करते हैं, समान समय पर पहुंचाने वाले स्थानों को मिलाने के लिए कहते हैं समकालिक जो रेखा है वो आपका खींची जाती है। कैसी है, खींची जाती है। कह रहे हैं कि परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, जो आपके परिवहन है उनको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। परिवहन की मांग, जनसंख्या के आकार प्रभावित होते हैं। जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा परिवहन की मांग भी कैसी होगी, उतनी ही बड़ी होगी। कैसी होगी, उतनी ही बड़ी होगी। देख लिया। अब कह रहे नगरों, कस्बों, गांवों, औद्योगिक केंद्रों में कच्चे माल, उनके माध्यम व्यापार के प्रारूप और उनके मध्य भूतलस्य की प्राकृतिक जलवायु, प्रकार, मार्ग की लंबाई पर आने वाले गंतव्य स्थानों को दूर करने के लिए उपलब्ध निधि मुद्रा पर आपका मार्ग में निर्भर करता है। तो ये सारी चीजें हैं जो इसके लिए आपका डिपेंडेबल है और इन पर आपका ये सारी चीजें निर्भर करती है। ठीक है, तो ये हुआ अब आपका ट्रांसपोर्टेशन। तो आपसे कोई पूछ ले कि आपके जीवन में परिवहन का क्या महत्व है, तो आप क्या बताएंगे। अगर कोई आपसे पूछ ले कि आपके जीवन में क्या महत्व है परिवहन का, या दूसरा क्वेश्चन है कि व्यापार में किस तरह से परिवहन अपना योगदान दे रहा है, उसका क्या सीन है, तो आप मुझे बताइए। चलिए बात करते हैं संचार की। संचार मतलब कम्युनिकेशन। संचार सेवाओं में क्या होता है, शब्दों, संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण शामिल होता है। क्या होता है, संचार किसे कहते हैं, शब्द, संदेश, तथ्य और विचारों के जो प्रेषण है वो सारे चीज इसमें आपका सम्मिलित होते हैं। ठीक है, लेखन के आविष्कार ने संदेशों को संरक्षित किया है, संचार को परिवहन के संसाधनों पर निर्भर करने में सहायता की है। ये वास्तव में हाथ, पशु, मानव, सड़क, रेल, वायुयान द्वारा परिवहन होते हैं। कैसे होता है,
जो लेखन का आविष्कार है उनको संरक्षित रखते हैं, और संचार को परिवहन साधन पर निर्भर रहने की सहायता है। तो आपके मैसेज किस पे डिपेंड है? आपके ट्रांसपोर्ट पर। अभी हम पढ़ रहे थे ना कितना लाभदायक है ट्रांसपोर्ट हमारे लिए। और कह रहे हाथ, पशु, नाव, रेल, गाड़ी सब द्वारा परिवहित होते हैं, हर तरीके से आपका संदेश पहुंचता है। यही कारण है कि परिवहन के सभी रूपों में संचार को पथ कहा जाता है। कह रहे परिवहन के सभी रूप संचार पथ कहा जाता है। परिवहन जाल तंत्र सक्षम होता है, वह संचार का फैलाव सरल होता है। कह रहे जितना ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, हमारा संचार मतलब कम्युनिकेशन, लोगों से जुड़ाव उतना ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम एक चीजों से दूसरी चीज भेजने के भी तो काम करते हैं। मोबाइल, दूरभाष, उपग्रह जैसे कुछ विकासों ने संचार के परिवहन से मुक्त कर दिया है। और कह रहे हैं जब से ये मोबाइल वगैरह आए हैं तब से तो ऐसा मान लीजिए आपका ये सारा काम ही घटा। क्लियर है? देख लिया? चलिए, कह रहे हैं कि विकास संचार के परिवहन से मुक्त कर दिया। पुराने तंत्रों का सस्ता होने के कारण संचार के सभी रूपों का सहचर पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। आप कहने लगे टोटल समाप्त हो गया, तो नहीं, अभी भी पूरे विश्व में एक विशाल मात्रा में डाक का निपटान डाकघर द्वारा हो रहा है। आज भी देखिए एक बहुत बड़ा विशाल नेटवर्क है जिससे जितने भी फंक्शन होते हैं वो डाक के माध्यम से होते हैं। और संचार सेवाओं की जो है तकनीकी आपकी चलती है, जैसे आपका स्पीड पोस्ट हो गया, डाक के लेटर हो गए, कितने सारे काम है, एक देश से दूसरे देश में भेजने का जो सामान है वो भी आपका बाई डाक आज भी होता है। क्लियर है? इसके बाद है दूर संचार। दूर संचार का प्रयोग विद्युत प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? विद्युत प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा हुआ है। संदेश को भेजने की गति के कारण इन्हें संचार में क्रांति ला दी। कह रहे जिस स्पीड से लोगों का जो मैसेज है वो संचार जाता है, उसने उससे क्रांति ला दी है। समय सप्ताहों से मिनटों में, घंटों में हो गया। और मोबाइल, दूरभाष जैसी नूतन मतलब होता है नई, नूतन, उन्नत ने किसी भी समय कहीं भी संचार को प्रत्यक्ष तत्काल बना दिया है। प्रेक्षण, मोमस्कूड और टेक्स बस अब लगभग भूतकाल की वस्तुएं बन गई हैं। ये सारी चीजें थी जिनसे हम मैसेज वगैरह प्राप्त करते थे। कह रहे हैं ये सब आपका भूतकाल की जो चीजें हैं वो आपका बन गई। रेडियो और दूरदर्शन को भी समाचारों, चित्रों, दूरभाष कालों में पूरे विश्व में आपका विस्तृत श्रोताओं को प्रेक्षण है, इसीलिए इन्हें आपका संचार माध्यम कहा जाता है। वे विज्ञापन और मनोरंजन के लिए महत्वपूर्ण है। संचार पत्र विश्व के सभी कोनों में घटने का प्रसारण की क्षमता होती है। उपग्रह संचार पृथ्वी और अंतरिक्ष में सूचना का प्रसारण करता है। इंटरनेट में वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति लाती है। जब से आपका इंटरनेट आया है, क्लियर है, इसने क्या कर दिया है, ग्लोबल लेवल पर एक आपका जो आपका कम्युनिकेशन है उसमें एक नया इनोवेशन, एक नई क्रांति इसने ला दी है। और आप जानते हैं कि आज के इस आधुनिक युग में आप समाचार पे हर चीज का जुड़ाव, आप ऐसा लगता है कि आपके मोबाइल, अगर आपका मोबाइल आपके हाथ में है तो ये मान लीजिए दुनिया आपके हाथ में आपको नजर आती है। क्लियर है? क्योंकि हर जानकारी, हर चीजों को आप अपने मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट सुविधा के माध्यम से आप उसको संरक्षित। क्लियर है? देखिए, तो ये है आपका पार्ट आपका किसका बच्चों? संचार का और आपका परिवहन, इनका दूरभाष, दोनों को देख लीजिए। कोई डाउट है पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं तो चलिए, कह रही है सेवाएं। सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाती हैं। कुछ सेवाएं उद्योग को चलाती हैं तो कुछ लोगों को, और कुछ उद्योग और लोग दोनों को। कुछ सर्विस किसको चलाती हैं? केवल इंडस्ट्रीज को, कुछ केवल लोगों को, और कुछ आपका दोनों को। उदाहरण के लिए परिवहन तंत्र, निम्नलिखित सेवाएं जैसे दुकानें, धोबी घाट, उच्च स्तरीय सर्विसेज, आपके लेखागार, परामर्श, कारक चिकित्सक जैसी अधिक
विशिष्ट की सेवाएं अपेक्षाकृत अधिक समय और विकसित सेवाएं हैं। भुगतान करने रोकने व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराती है। ये सारी चीजें हैं जो इसमें देती है। माली, धोबी, नाई मुख्य रूप से शारीरिक श्रम करते हैं। अध्यापक, वकील, चिकित्सा, संगीतकार और अन्य मानसिक श्रमिक भी। अनेक सेवाएं व नियमित हो गई हैं। महासागरों एवं सेतु के निर्माण, अनुच्छरण, अग्निशमन और विभाग का अनुसरण और शिक्षा की पूर्ति अथवा पर्यवेक्षण, ग्राहक सेवा महत्वपूर्ण से है, जिनका पर्यावरण अथवा निष्पादन यानी कि परफॉर्मिंग प्राय सरकार अथवा कंपनी द्वारा किया जाता है। तो कौन है इसकी परफॉर्मिंग में? अगर आप इनको बेसिकली आप इनको देख रहे हैं तो शिक्षक हैं। ये सारी चीजें क्लियर है, देख लिया आप लोगों ने। चलिए, कह रहे हैं निगमों की स्थापना, स्वास्थ्य की देखरेख, अभियांत्रिकी, विधि, प्रबंधन, व्यावसायिक सेवाएं, मनोरंजनात्मक प्रमोद सेवाएं स्थित बाजार पर निर्भर करती हैं। मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां की केंद्रीय व्यापार सीबीडीटी के अंदर कुछ निकट हो सकते हैं, जबकि गोल्फ कोर्स ऐसे स्थान पर बनाए जाते हैं जहां भूमि की लागत सीबीडीटी की अपेक्षा में कैसी हो, कम हो। सीबीडी मतलब केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, ठीक, उसको कहते हैं सीबीडीटी। दैनिक जीवन में काम को सुविधाजनक बनाने के लिए लोगों को व्यक्तिगत सेवा उपलब्ध कराती है। कामगार रोज की तलाश, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास करते हैं और अकुशल होते हैं। मोची, गृहपालक, खानसामा और माली जैसे घरेलू सेवाओं के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इन्हें कम भुगतान किए जाते हैं। कर्मी का वर्ग असंगठित होता है। ऐसा उदाहरण है जो बॉम्बे में डब्बे वाला सेवा, जो पूरे नगर में 1,75,000 उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराता है। क्लियर है? देखिए, ये है आपके डब्बे वाला, बॉम्बे में बड़े फेमस है डब्बे वाला, लोगों को खाना उपलब्ध कराते हैं डब्बे वाला। आप देखेंगे देश के हर कोने में आपको दिखाई देगा कि जो खाने का है वो लोगों के घरों से क्या करते हैं, इस खाने को डब्बे को आपका इकट्ठा करते हैं और ऑफिसों तक क्या करते हैं, उन डब्बों को आपका पहुंचाते हैं। क्लियर है? ये है खाने वाला डब्बा। तो कहाँ मिलता है ये? आपका बम्बई में है। और ये बॉम्बे में इनकी बहुत बड़ा एक फूड चेन का पार्ट है, जो घरों से खाना इकट्ठा कर कर लोगों को ऑफिस तक आपका प्रोवाइड कराते हैं और लोगों को घर जैसा खाना मिलता है। और ये बहुत बड़ी आपका सर्विस के रूप में आपका लोगों तक ये पहुंच रहे हैं। कह रहे हैं कि तृतीय क्रियाकलाप में संलग्न लोग, आज अधिकांश लोग सेवा कर्मी हैं। कैसे हैं? सर्विस सेक्टर वाले हैं। सेवा भी समाज में उपलब्ध होती है। अधिक विकसित देशों में कर्मियों का अधिकतर प्रतिशत इन सेवाओं में लगी है, जबकि अल्प विकसित देशों में 10% से भी कम सेवा में लगे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के 75% अधिक कर्मी संलग्न हैं। इस सेक्टर में रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ठीक, जबकि प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलापों में अपरिवर्तित अथवा घट रही। ऐसी हो रही है, इन सब में आपका चीजें बढ़ रही हैं और घट रही हैं, ठीक। कह रहे हैं कि कुछ परिचय उदाहरण। अब बात कर रहे हैं पर्यटन की, टूरिज्म की। और आज देखिए, आज की तारीख में भारत में बढ़ता हुआ टूरिज्म एक बहुत बड़ी बात है। टूरिज्म में भी देखिए 2 प्रकार का टूरिज्म है बेसिकली आज तारीख में। एक है जो टूरिज्म जो है आपका विदेशी से लोग आते हैं आपका टूरिज्म में। एक है आपका गृह देश, यानी कि हमारे दोस्त के, जो हमारे देश के लोग हैं वो ही आपका टूरिज्म को बढ़ा रहे हैं। अब इसमें भी आप देखेंगे तो कुछ आपका टूरिज्म के प्रकार हैं। जैसे कुछ लोग आपका सांस्कृतिक आपका टूरिज्म के लिए आते हैं, कुछ लोग हेरिटेज के आते हैं, कुछ लोग नेचुरल के आते हैं। सबका अलग अलग है वह टूरिज्म बेस क्या है, ठीक। इसमें अगर आप बात करोगे सबसे पहले, तो आइए हम चलते हैं पर्यटन पर। कह रहे हैं कि पर्यटन एक यात्रा है। कैसा है? यात्रा है जो व्यापार की बजाय प्रमोद के उद्देश्यों के लिए की जाती है। प्रमोद मतलब होता है आनंद, मौज मस्ती के लिए, ना कि आप किसी व्यापार के लिए इस यात्रा को करते हैं, अपनी मौज मस्ती
कुल पंजीकृत रोजगार तथा कुल स्वराज, यानी स्वराज मतलब जो भी हमको राजस्व पैसे इकट्ठा होता है, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 40% की दृष्टि से यह विश्व का अकेला सबसे बड़ा उद्योग है जो 25 करोड़ तृतीय क्रियाकलापों के लिए बना है। सोच के देखिए, जीडीपी का 40% योगदान कहां से आ रहा है? 100 में से 40 रुपए कहां से आ रहे हैं? इस आपका अकेले पर्यटन से। सोच के देखिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितना बड़ा उद्योग है। हुआ? चलिए आगे देखिए। इसके अतिरिक्त पर्यटकों के आवास, यानी कि जो पर्यटक जो आपका टूरिज्म घूमने के लिए आता है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसके लिए आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन और विशेष दुकानों जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अनेक स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्त हो जाता है। अब कोई मान लीजिए, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कोई हमारे यहाँ 4 धाम की यात्रा करने के लिए आया है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री कोई आ रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसको स्टे भी चाहिए, वो आपका रुकना भी चाहेगा किसी घर में, भोजन भी करेगा, एक जगह दूसरी जगह जाएगा तो उसको ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी चाहिए, और ट्रांसपोर्ट के साथ साथ उसको कुछ मनोरंजन की चीजें और आकर्षक जो दुकान है वो भी उसको देखने मिलेगी। तो ये सारी चीजें आपका क्या होती हैं? परिवहन के साथ आपका डेवलप होती है। क्लियर है? कहाँ होती है? परिवहन के साथ। और कह रहे हैं कि स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्त किया जाता है। पर्यटन अवसंरचना उद्योग फुटकर व्यापार तथा शिल्प उद्योग को पोषित करता है। कैसे पोषित करता होगा शिल्प उद्योगों को? अगर आप देखेंगे, जब कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में घूमने के लिए जाता है तो वहां के जो आपके लोकल बनी आपके चीजें हैं, जो गुड्स हैं, उन लोगों की जो शॉपकीपर होते हैं, जो स्टोरेज होते हैं, वहां से वो लोग इन चीजों को खरीदते हैं। कि हम क्या लेके आए थे? एक मेमोरी के तौर पर कि हम लोगों ने ये उत्तराखंड से खरीदा, ये हमने मिजोरम से खरीदा, ये हमने पौड़ी से, ये उत्तरकाशी से, ये चंपावत से, इस तरीके से लोग खरीदते हैं। और कुछ प्रदेशों में पर्यटन ऋतु निश्चित होता है, यानी कि मौसम विशेष पर आप देखते हैं, जैसे हमारे बर्फ पड़ने लगती है तो लोग बर्फ आपका देखने के लिए आते हैं। तो वो कैसा हुआ? तो कैसे आते हैं कुछ पर्यटक? बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं, आपके क्षेत्र हैं, राज्य हैं, जहां पर स्पेशल क्या होता है, ऋतु के लिए आते हैं कि चलो बरसात का मौसम है, बरसात का एक नजारा देखने के लिए। यहाँ पर गर्मियों में मौसम बड़ा सुहाना होता है तो लोग आपका लद्दाख वगैरह जाते हैं। अब उत्तराखंड में बर्फबारी होती है तो लोग हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में आते हैं आपका बर्फ देखने के लिए। कह रहे हैं अवकाश की अवधि अनुकूल मौसम दशाओं पर निर्भर करती है, किंतु कई प्रदेश वर्षा पर्यंत पर्यटकों को आकर्षित करती है। अब देखिए, ये एक इमेज दिखा रहे हैं और ये वर्ल्ड लेवल की है। कह रहे स्विट्जरलैंड में बर्फ से ढकी हुई चोटी पर स्केटिंग करते पर्यटक क्या करते हैं? स्केटिंग करने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? स्विट्जरलैंड जाते हैं। और हमारे उत्तराखंड में भी होती है। क्लियर है? औली के क्षेत्र में अगर आप जाओगे तो वहां भी स्केटिंग होती है। क्लियर है? और भारत के कोनों से लोग क्या आते हैं? स्केटिंग करने के लिए आते हैं। और जितना भी एनसीआर के पास पड़ोस के रीजन है, वो लोग कहाँ आते हैं? हमारे उत्तराखंड में आते हैं आपका बर्फ देखने के लिए। तो आपका टूरिज्म जो है, आपका जो आपका पर्यटन है, वो आपका हेरिटेज के साथ साथ, कल्चरल के साथ साथ, हिस्टोरिकल के साथ साथ आपका कैसा है? ऋतु बेस्ड भी है, सीजनल भी है। क्लियर है? कि आप देखते हैं कि जैसे ही आपकी बर्फ पड़ने लगती है, लोग सैलानी जो है उत्तराखंड के अलग अलग बाग के कोनों में जाते हैं। तो ये क्या है? ये सब पर्यटन है। अगर आप लोग देखोगे कि हमको पर्यटन से कितना बड़ा प्रॉफिट है, कितना लाभ है और कितनी चीजें होती है, तो आपको सारी चीजें आपको समझ आएंगी। क्योंकि अभी हम जब पीछे आपका पढ़ रहे थे, हम देख रहे थे कि जब कोई पर्यटक आता है तो उसके लिए आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन, विशेष दुकान, ये सारी चीजों की सुविधा होती है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास रुकेगा तो आपको कुछ पैसा देगा, खाना खाएगा तो आपको पैसा मिलेगा, आप उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाओगे तो भी आपको पैसा मिलेगा। क्लियर है? और अगर वो कुछ आपके बने उत्पाद को कुछ हाथ से खरीदता है तो भी कुछ मिलेगा। तो इस तरह से क्या होता है, अगर आप लोग देखें तो वहां के लोगों को क्या मिलता है? अल्टीमेट आपका रोजगार मिलता है, उनको प्रॉफिट मिलता है और उनको पैसा मिलता है। इसीलिए सरकार क्या कर रही है? बार बार हर जगह आप देखिए आपका टूरिज्म को बढ़ाने पर जोर कर दे रही है। क्योंकि आप देख चुके हैं कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो आपके जीडीपी है उसका 40% है। अगर मैं आपसे पूछूं प्राइमरी, सेकेंडरी और आपका टर्सरी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है जीडीपी में, तो आप कहेंगे सर सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा योगदान आपका तृतीय क्षेत्र का है, टर्सरी का। क्लियर है? क्योंकि एग्रीकल्चर पर भले ही हम लोग ज्यादा आपका डिपेंडेंट हो,
सेकेंडरी एक्टिविटी में भले ही हमारे पास आपके चीजें हो रही हो, क्लियर है, हम चीजों को बना रहे हो, लेकिन ज्यादातर जहां से हमको आपका पैसा मिल रहा है वो आपका तीर्थ क्षेत्र है। और उसमें भी आपका सबसे बड़ा, अगर हम बात करें उन सेक्टरों में, तो आपका पर्यटन एक बहुत बड़ा सेक्टर सामने निकल कर आया है। देखिए, एजुकेशन और हेल्थ तो है ही, लेकिन पर्यटन आज के समय में एक बहुत बड़ी आपकी इंडस्ट्री है जो पूरे वर्ल्ड में सामने आ रही है। आज से 10-15 साल पहले देखिए, लोगों का घूमने का इतना कल्चर नहीं था, लेकिन आज देखिए, आज हमारे यहाँ हर प्रकार में लोग, चाहे कोई किसी मंदिर जा रहा हो या फिर कोई किसी चीज को देखने के लिए जा रहा हो, कोई हेरिटेज, कोई आपका पुराना मंदिर है, कोई पुराना आपका प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस है, और लोग कहीं के आपका छुट्टी है तो आपका रेस्ट करने के लिए जाते हैं। तो ये चीजें हमारे कल्चर में आ रही हैं, और जो हमारी आपका जीडीपी के लिए, हमारे रोजगार के लिए बड़ा अच्छा है। क्लियर है, ये हमने देख लिया। अब है पर्यटक प्रदेश। कुछ हमारे यहाँ कैसे हैं आपके पर्यटक आपके प्रदेश भी हैं, कह रहे हैं भूमध्य सागरीय तट के चारों तरफ। अब अगर आपने वर्ल्ड मैप पढ़ा है और आपने भूमध्य सागर देखा है, उसके चारों तरफ के जो आपके क्षेत्र हैं उनको, और कह रहे हैं कोस्ट स्थान तथा भारत का पश्चिमी तट। भारत का पश्चिमी तट बराबर, देखिए ये वेस्टर्न घाट की बात कर रहा है, ये इस वाले क्षेत्र की बात कर रहा है। आप देखेंगे केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र में लोग आते हैं, किस लिए जाते हैं? घूमने के लिए। ठीक ठीक। और कह रहे हैं अन्य में शीतकालीन खेल प्रदेश मुख्यतः पर्वत क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मनोहरी दृश्य भूमि तथा यह तत्व फैले राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित है। स्मारकों विरासतों, अब देखिए क्या 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 चीज है यहाँ पर, आप देखिए स्मारक हैं, कुछ आपके विरासत स्थल हैं, कुछ हमारे सांस्कृतिक हैं। गतिविधि के कारण ऐतिहासिक नगर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? अगर ऐतिहासिक नगर जो हैं वो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब राजस्थान में जितना भी टूरिज्म आता है वो किस लिए आता है? वहां की ऐतिहासिक चीजों को देखने के लिए आता है, किले वगैरह को, वहां के राजाओं के महल कैसे हैं, इन सभी को देखने के लिए राजस्थान में लोग क्या पहुंचते हैं, आपके टूरिज्म, आपका पर्यटन पहुंचता है। और ऐसा नहीं केवल देश से, विदेश से भी लोग वहां। क्लियर है? तो पर्यटन हमारे उद्योग के लिए, हमारे इंडस्ट्री के लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा महत्व। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक आप चैप्टर को रिवीजन करिए, पढ़िए, कोई डाउट है मुझसे पूछिए। धन्यवाद।